हेलो फ्रेंड्स, आज की जर्नी बहुत खास है क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से बुद्ध प्लेसेस हैं बिहार में। मुख्य रूप से आप देखिए कि पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्थल सबसे ज़्यादा है। तो इसी कड़ी में आज का हमारा जो बौद्ध स्थल है वो है केसरिया स्तूप, जो कि मोतिहारी में अवस्थित है। तो इसके लिए आप पटना से अपनी जर्नी को तय कर सकते हैं। अटल पथ होते हुए जेपी सेतु से होते हुए इस जर्नी को आप पूरा कर सकते हैं। पटना जो है वो बिहार की राजधानी है और ये बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड तीनों प्रकार के उससे जुड़ा हुआ है। आप किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। ये देखिए, ये जेपी पथ है जो कि मैरिन ड्राइव के नाम से जाना जाता है और पूरे पटना से आपको बाहरी बार निकाल सकता है। अब हम इस गोलंबर को क्रॉस करते हुए जेपी सेतु पे चढ़ जाएंगे और इसके माध्यम से पहुंच जाएंगे केसरिया स्तूप। तो पूरा रास्ता मैं आपको बताऊंगी, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देखिए, ये है बिहार का नक्शा जिसमें वैशाली में स्तूपा है, इसके बाद केसरिया में है और फिर है अरेराज में। अरेराज के बाद जो है लौरिया नंदनगढ़ में हमारा एक स्तूप है, बौद्ध स्तूप, और फिर रामपुरवा में है। इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है और वाल्मीकि नगर में भी एक जगह स्थित है जो कि थोड़ा सा अलग है। तो अब हम निकल पड़े हैं केसरिया स्तूपा के लिए, जो कि स्टेट हाईवे 74 पर अवस्थित है और ये पटना से लगभग 110 किलोमीटर स्थित है। जब आप पटना से निकलेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसका रास्ता है जो कि वैशाली होते हुए चला जाता है और केसरिया स्तूप तक पहुंचता है। वैशाली में अवस्थित अशोक के पिलर से ये केसरिया स्तूप की दूरी 54 किलोमीटर्स की है। मोतिहारी पहुंचने के बाद आप कोटवा से होते हुए केसरिया स्तूप तक पहुंच सकते हैं और मोतिहारी पहुंचने के लिए आप बाय रोड पटना से आ सकते हैं या बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं कोटवा और कोटवा से केसरिया स्तूप की दूरी मात्र 700 मीटर की दूरी पर है। तो केसरिया स्तूप जो है ये हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि अभी फसलें ही उगाई जाती हैं, किसान हैं, खेत हैं, गांव हैं और इस तरीके से जर्नी करते हुए हम लोग पहुंच गए। बाहर से रोड में कुछ इस तरीके से दिखता है ये केसरिया स्तूप। बेहद खूबसूरत इसका आउटलुक है और आप बाउंड्री किया हुआ है और बाकी आप देख सकते हैं बाहर से भी कि इसका लुक जो है वो किस तरीके से नज़र आता है। बिल्कुल गोल प्रकार की आकृति है और ऐतिहासिक रूप से इसका बहुत महत्व है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी, बस बने रहिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये इसका मुख्य द्वार है, जहाँ पर ये स्तूप बना हुआ है उसका मुख्य द्वार है। कोई एंट्री फीस नहीं है, आप जा सकते हैं और इसका जो घूमने का समय है वो लगभग 10 से 5 बजे के बीच। 5 बजे के बाद ही इसमें ताला लग जाता है। यहाँ पे एक सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है जो इसके देख रेख के लिए कार्य करती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये केसरिया स्तूप बिहार में। और इसको केसपुत्ता कहा जाता था, पहले इसको केसपुत्ता कहा जाता था। इस पूरी जगह को केसपुत्ता के नाम से जाना जाता था। चाइनीज़ जो यात्री आए थे ह्वेनसांग और फानी हान, उन्होंने इस साइट का विजिट किया था। इस स्तूप का निर्माण अशोक के समय में 3री ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि उन्हीं के समय हुआ था और बाद में गुप्त काल के समय में 200 से लगभग 250 ईस्वी के दौरान इसका विस्तार किया गया था। और अभी जिस स्थिति में है वो आपके सामने है। ये स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है और इसका इतिहास भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसकी खुदाई प्रारंभ की थी, जिस खुदाई में ये ऐतिहासिक महत्व का स्तूपा निकला है। और टोटल एरिया जो है इसका लगभग 23 एकड़ है, 23.81 एकड़ का लगभग टोटल एरिया है। खुदाई से पहले लोग इसको राजा बेन का देवरा या फिर भीम का देवरा के नाम से जानते थे, जिसका कि मतलब एक पवित्र स्थान होता है। आप देख सकते हैं कि रखरखाव की स्थिति क्या है। बाउंड्री जो है वो एक तरफ से गिर भी गई है, कुछ बाउंड्री है ही नहीं, तो घास भी पूरा है और साफ़ सफाई की कमी तो आप देख ही सकते हैं। जिस तरीके से हमारी पुरातत्व धरोहर को रखना चाहिए उस प्रकार से नहीं है। यहाँ पे एक देखिए छोटा सा शिलालेख लगा हुआ है जिस पे सारी जानकारी इसके बारे में दी गई है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बौद्ध स्तूप केसरिया है। केसरिया स्तूप को उत्खनन से पूर्व स्थानीय लोकमानस में राजा बेन का गढ़ अथवा देवरा के रूप में जाना जाता था। राजा बेन का उल्लेख पौराणिक आख्यानों में ऐसा माना जाता है कि स्तूप उस स्थान पर बना जहाँ बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र उन अनुयायियों को दिया था जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम उपदेश में उनके परिनिर्वाण की घोषणा की सुनकर उनका अनुमोदन कर रहे थे। सर्वप्रथम मैकेंजी ने तथा अलेक्जेंडर कनिंग द्वारा अन्वेषित इस स्तूप का उत्खनन सन 1998 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना अंचल के द्वारा प्रारंभ किया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उद्घाटन शाखा थर्ड के द्वारा सन 2018 में और पुनः सन 2024 में पटना अंचल के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। वर्तमान में 6 तलीय यह संरचना एक बृहद बहुत स्तूप है जिसमें निचले 5 तल पर पूजा कोष्ठ बने ईंटों से निर्मित शीर्ष स्थल पर लगभग 10 मीटर ऊंचा और लगभग 22 मीटर व्यास वाला ईंटों का ठोस बेलनाकार ढांचा निर्मित है। स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 31.5 मीटर और आधार तल पर व्यास लगभग 123 मीटर है। अद्यतन उत्खनन में एक अतिरिक्त तल के संकेत मिले हैं जिससे इस स्तूप की ऊंचाई तथा व्यास में बढ़ोतरी हो सकती है और तब यह भारत का बृहत्तर स्तूप हो जाएगा। निचले 3 तलों पर 4 मुख्य दिशाओं तथा उनके कोणों में 3 पूजा कोष्ठों का समूह विद्यमान है। चौथे तल पर पार्श्व कोष्ठ छोटे जबकि 5वें तल पर केवल एक कोष्ठ निर्मित है। ऐसा इन 2 तलों पर छोटी परती तथा सीमित उत्खनन हुआ है। मुख्य रूप से ये इसमें जो मूर्तियां हैं वो केवल निम्न भाग में कमर, पैर, हाथ का अग्रभागी बचे जो इंगित करते हैं कि बुद्धम पद्मासन और भूमि स्पर्श मुद्रा में इस स्तूप का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ। मूलतः शुंग और कुषाण काल में निर्मित स्तूप का विस्तार गुप्त काल 5 से 6वीं शताब्दी में किया गया था। तो सारी जानकारी के बाद जैसा कि पता चल रहा है कि बुद्ध जब वैशाली से कुशीनगर की ओर जा रहे थे तो लिच्छवी के लोग उनके साथ चलना चाहते थे और बुद्ध ने एक कृत्रिम नदी लाकर बाढ़ लाकर उनका रास्ता रोक दिया था और यहीं पर अपना भिक्षा पात्र देकर उनको वापस लौटने का निर्देश दिया था। खुदाई में बुद्ध की मूर्तियां, काले पत्थर के स्तंभ और कलाकृतियां मिली जो कि प्राचीन स्तूप की महत्वता को दर्शाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्तूप है अभी तक दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप है जिसका कि बौद्ध आख्यान के अनुसार, धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण से पहले केसरिया में कुछ समय रुके थे। 1814 में कर्नल मैकेंजी और 1861-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्तूप का पता लगाया था लेकिन किसी कारण से खुदाई नहीं कर पाए थे और आज भी खुदाई जो है वो अधूरी है, आप देख सकते हैं। अब जानते हैं इसका बेस मटेरियल क्या है। इसमें जो बीच का हिस्सा है स्तूपा का वो बिना पकी हुई मिट्टी का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ, कच्ची ईंटों का बना हुआ, बाहर का पकी हुई यानी कि पकाई हुई ईंटों से बना हुआ। आप देख सकते हैं पक्का ईंटें इसमें लगी हुई हैं जो कि काफ़ी सॉलिड है और इसके बीच का जो मटेरियल है वो मड यानी कि मिट्टी और लाइम मोर्टार से बनाया गया है। इसके साथ इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है उस पर प्लास्टर किया गया है, थिक कोटिंग है जो कि वाइट प्लास्टर से कवर्ड है और जो स्तूपा को काफ़ी खूबसूरती प्रदान करता है। इसके अंदर में स्टोन केसिंग किया गया है जो कि स्तूपा के स्ट्रक्चर को काफ़ी और मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें ये पाया गया है कि इसकी जो ओरिजिनल हाइट है वो 1934 से पहले यानी कि भूकंप से पहले 123 फीट थी, लेकिन भूकंप आने के बाद इसका ऊपरी हिस्सा टूट जाने से ये 104 फीट है। लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि अगर इसकी खुदाई हो तो इसकी जो हाइट है वो अभी तकरीबन 10 फीट और बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये स्तूपा जो है विश्व का सबसे बड़ा स्तूपा है और भारत का भी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। आप देखिए इसकी जो मैं जब नज़दीक से छूकर इसकी ईंटों को देखती हूँ तो बहुत ही सॉलिड है और इतने सालों बाद आज लगभग 2500 साल बाद भी ये ईंट उतने ही मजबूती से लगे हुए हैं, किसी प्रकार का इनका क्षरण नहीं हुआ है। ये कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी स्तूपा से ही संबंधित है क्योंकि स्तूपा का जो टोटल एरिया लगभग 23.81 एकड़ है और जितने एरिया में अभी खुदाई हुई है वो क्षेत्रफल काफ़ी कम है, अभी भी इसमें खुदाई होना बाकी है। तो सामने ये देखिए ये भी कुछ जो कुछ स्ट्रक्चर हैं जो स्तूपा से संबंधित हैं, ऐसा लगता है कुछ कमरे जैसे रहे होंगे परंतु इसके बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसी के क्षतिग्रस्त पार्ट हैं, स्तूपा का ही कुछ क्षतिग्रस्त पार्ट है जो स्तूपा के थोड़ा सा बाहर में बीच में रास्ता है, थोड़ा सा बाहर में स्थित है। कुल मिलाकर स्तूपा आज भी सर उठाए खड़ा हुआ है और राजा बेन जो है यहाँ के जो रूलर लिच्छवी गणराज्य के रूलर थे, राजा थे, मुख्य रूप से उसके रूप में जाना जाता है जिसको हाउस ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी कि
ये भगवान का घर के रूप में इसको जो लोग जानते थे, क्योंकि राजा बेन लिच्छवी गणराज्य के राजा हुआ करते थे और उन्हीं की देखरेख में ये स्तूपा था। यहाँ पे एक छोटा सा देखिए मंदिर भी बना हुआ है जो कि हाल ही फिलहाल में लगता है बनाया गया है, स्तूपा के ही नज़दीक स्थित है और लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। और जब मैंने कुछ लोकल लोगों से बात किया तो उन्हें स्तूपा के विषय में कोई भी विशेष जानकारी नहीं, वो इसको राजा के देवरा के रूप में जानते हैं, राजा बेन के देवरा के रूप में जानते हैं। तो मंदिर के अंदर भी दुर्गा माँ की कुछ मूर्ति रखी हुई है जिसकी कि स्थानीय लोग पूजा करने आते हैं। वृक्ष भी है, यहाँ पे पुजारी हैं जो इस मंदिर में पूजा पाठ कराते हैं, आप देख सकते हैं। अभी क्योंकि नवरात्रा चल रहा है तो इसमें काफ़ी पूजा पाठ हो रही है और स्थानीय लोग अभी यहीं पर पूजा करने आते हैं। मुख्य रूप से जो स्तूपा है उस पर गवर्नमेंट के द्वारा चढ़ने पर मनाही की गई है, किसी प्रकार से आप उस पर चढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये संरक्षित स्तूप है। और यहाँ पे देखिए एक बट वृक्ष है जो कि लगभग कम से कम 200 साल पुराना तो ज़रूर नज़र आता है, परंतु स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इसकी आयु कितनी है, कितना पुराना, लेकिन जिस तरीके से इसका विस्तार हुआ है उससे लगता है कि कम से कम 100-150 साल पुराना ये ज़रूर है। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग थे जिनसे भी बात किया मैंने, जिससे कुछ स्तूपा के बारे में जानकारी मिली। और ये देखिए इस स्तूपा में अभी भी बहुत सारा एरिया इसका है जहाँ खुदाई नहीं हुआ है, घास उगी हुई है। जितनी इसको संरक्षित करना चाहिए था अभी तक उस पर काम हो नहीं पाया है और इसकी खुदाई के लिए प्रयास तो कई बार किया गया। अभी मैंने जैसा कि स्तूपा पे जैसे आप देखेंगे कि जब एंट्री करते हैं तो कुछ लिखा हुआ था, तो उस पर सारी चीज़ें वर्ण थी कि 2024 में भी इसकी खुदाई के लिए प्रावधान किया गया था। यहाँ पे देखिए कुछ कांस, यानी कांस होती है ना, वो घास है लगी, लोग इसमें गांठ बांध दिए हैं। जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ ज़रूर इसको मन्नत के पर्पज़ से बांधा गया होगा, लेकिन इसका बौद्ध रिलीजन से तो इसका कोई संबंध नज़र नहीं आता है जैसा कि मैं समझ पाई हूँ, परंतु ऐसा कुछ यहाँ मेंशन भी नहीं है। और मुख्य रूप से ये स्तूपा ही है जो यहाँ देखने के लिए इतना खूबसूरती इसकी नज़र आती है। ये आज के समय में इस आर्किटेक्चर को समझने की ज़रूरत है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का भिक्षा पात्र भी इसी स्तूपा के नीचे है और साथ ही अस्थि कलश भी इस स्तूपा के नीचे रखा गया था जो कि लिच्छवी गणराज्य के राजाओं ने रखा था। ये स्तूपा अभी भी तक पीछे की तरफ से लगभग इसका 1/4 भाग अभी भी खुदाई नहीं हुआ, ऐसा ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ खुदाई के लिए इसका भाग बाकी है और काफ़ी ऊंचा टीला है जिसकी खुदाई अभी नहीं हुई है। सामने में ये 3 आप स्ट्रक्चर को देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर भोजन बनाने की या फिर पानी का कुछ साधन के लिए बनाया गया होगा, पर मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ। ऐतिहासिक रूप से मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं क्योंकि ऐसा लिखित कुछ जानकारी यहाँ उपलब्ध नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आज इस केसरिया स्तूपा को देखने के बाद मन को बहुत सुकून मिल रहा है और कहीं ना कहीं इस बात का प्रश्न मेरे दिमाग में ज़रूर है कि जितनी इसकी संरक्षण की ओर इस पर ध्यान देना चाहिए था उतना शायद नहीं दिया गया है। तो आगे इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ताकि इस तरीके की विरासत हमारी सुरक्षित रह सके, संरक्षित रखे। देखिए कुछ एक टूरिस्ट लोग भी आए हुए हैं यहाँ का विजिट करने के लिए और इस पूरी लाइन यानी कि इस पूरे मार्ग को अगर डेवलपमेंट कर दिया जाए तो सारे स्तूपा एक ही यात्रा में कवर हो सकते हैं। बाहर में कुछ दुकानें हैं, रिफ्रेशमेंट की दुकानें हैं जिसमें कि आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। आमतौर पे देखा गया कि जहाँ पे स्तूप होता है या अशोकन पिलर होता है वहाँ पे एक तालाब जैसी संरचना भी होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका ही भाग रहा होगा। आप देखिए एरियल व्यू इस स्तूपा का कितना खूबसूरत है। यहाँ पे रुकने के लिए आपको मोतिहारी में होटल मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं, तो रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप लौरिया, नंदनगढ़ और साथ ही साथ रामपुरवा का स्तूप भी देख सकते हैं और वाल्मीकि नगर में भी स्तूपा है उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ, धन्यवाद।